दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। कुछ बच्चों के तो चल रही है, कुछ की अभी चलने वाली है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हिंदी में बढ़िया नंबर आए, पर आए कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कैसे आएंगे। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी प्रकार से ध्यान से देखें और जो जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, तो आपके अच्छे बढ़िया अंक आएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। समय 3 घंटे 15 मिनट। विषय है हिंदी। कक्षा 10। पूर्णांक है 70। देखिए, पहले निर्देश दिए हुए हैं, ये पढ़ते हैं। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप जो है प्रश्न पत्र 15 मिनट में सावधानी से पढ़िए। बहुत ही शांत मन से पढ़ेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से भी अच्छा होगा। देखिए, सामान्य निर्देश। एक तो है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा देखते हैं, इस प्रश्न पत्र के दो खंड है, खंड ए और खंड ब। देखिए, तीसरा नंबर देखिए, खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल प्रदत्त जो आपको OMR शीट दी हुई है उसमें भरना। उत्तर पत्रक ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं और न इरेजर करे अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करे। पहले ही आप जो है पहले निशान लगा लीजिए अपना आराम से और फिर बाद में उनको भरिए। बहुत सावधानी से भरना है आपको। भरने के बाद जो है काटना नहीं है उसको। तो पहले ही जो है अच्छी प्रकार से भरे ताकि काटने की नौबत ना आए, इरेजर करने की नौबत ना आए, क्योंकि इरेजर जो है या काटना जो है वह कंप्यूटर नहीं पकड़ता। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर उसके सम्मुख अंकित है। एक एक नंबर का है, उसके सामने लिखा हुआ है। जो 2 नंबर का 4 नंबर वो सब उसका सामने लिखा है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए, खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथा संभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास करें। देखो, अगर आप जो है उसे क्रम से लिखेंगे, जो चेकर है उसके सिर में दर्द नहीं होता। अगर आप उसको क्रम तोड़ के लिखते हैं तो उसके सिर में दर्द होता है, वो नंबर काट देता है गुस्से में। तो जब आप उन्हें सीरियस से लिखेंगे तब उसके सिर में दर्द नहीं होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। इस बात का आप ध्यान रखिए अच्छी प्रकार से। चलते हैं, देख खंड है, ये बहुविकल्प प्रश्न है और जो आपको OMR शीट मिली है उसमें भरने हैं, कॉपी में नहीं लिखने हैं। उनको गोले को पूरा काला करना है। देखिए, रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है या क्या है। देखिए, ए वर्ष 1900 से 1918 तक, 1919 से 1930 तक, 1936 से 1943 तक, और डी है 1850 से 19 तक। तो शुक्ल जो युग है वो 1900 से 1918 तक माना गया है। फिर देखते हैं आगे, नंबर 3 में शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है या क्या है। प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग और ये सभी। तो ये आ जाएगा ये सभी जो शुक्ल युग में सारे आ गए। फिर देखिए, संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार हैं रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो उत्तर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लीजिए। देखिए, 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, उसे लिखना है। तो देखिए, हम देखिए पहला है भारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। फिर दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। फिर तीसरा, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास है। फिर चौथा है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ठीक बी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, यशपाल, शिवानी, महादेवी वर्मा। तो इसमें है उत्तर हो जाएगा हमारा बी, यशपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो देखिए, आकाशदीप, बलिदान, प्रायश्चित, रानी केत की कहानी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, बलिदान। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और अगे हीरानंद, सचिदानंद अगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, गबन की विधा है, यानी कि गबन क्या विधा है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव स्वामी के लेखक हैं कौन। जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामी के लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11, नरपति नाल्य की रचना है कौन सी। जय मंग, जसचंद्रिका, कुमार रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, बिसल देव रासो।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो उत्तर है हमारा बी, रीतिकाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ललित राम रचना है? मतीराम, पद्माकर, देव, भूषण। तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा, मतीराम। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं? कौन है? मतीराम, भूषण, घनानंद, हरियोध। तो इसके हो जाएगी छत्रसाल के भूषण। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। पद्माभरण के रचयिता हैं? सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो उत्तर हो जाएगा हमारा पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। रीति काव्य धारा के कवि हैं? कौन है? रीति काव्य धारा के कवि बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, गणानंद। तो बिहारी लाल हो जाएगा उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारतीय हिंदू युग का अन्य नाम है? आरंभ काल, नवजागरण काल, सुधार काल, नवोत्थान काल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवजागरण काल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामनेश त्रिपाठी, सी सुमित्रानंद पंत, डी महादेव वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिवादी युग के कवि हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर, माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बहुकल्प का आखिरी क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। तो इसमें जो होगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, ये लिखने वाले प्रश्न है। देखिए 21 निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे। जो देखिए ये गद्यांश दिया हुआ, इसमें से छांट के लिखने हैं। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है कि किस पाठ से लिया गया है, कौन लेखक है। तो किस पाठ से लिया है? मित्रता से लिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके जो है वो जो है लेखक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलते हैं पीछे ही देखते हैं। जो अंडरलाइन हुआ, विश्वास पात्र मित्र जीवन एक की एक औषध है। तो जो विश्वास मित्र पात्र मित्र है वह औषधि के समान है, दवाई के समान है। जिस प्रकार दवाई लाभ करती है ऐसे ही जो है मित्र भी हमारा लाभ करता है। देखिए इसमें से बना के लिखेंगे। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। जो सच्चा मित्र रहता है वह जो है हमें उनसे यही आशा रखनी चाहिए कि वे जब भी जो है हमारे संकल्प होंगे तो उन्हें हमें मजबूत करेंगे, अच्छे दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, जो बुरी आदतें गंदी आदतें उनसे हमें बचाएंगे, और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जो हमारा सत्य है, हमारे मर्यादा है और पवित्रता है, उन्हें अच्छे प्रकार से बलवान करेंगे। तो इस प्रकार से हेर फेर करके हम लिख देते हैं। फिर देखिए बताया है, क्या बताया है? माता के समान। तो माता, जिस प्रकार माता हमारी रक्षा करती है उसी प्रकार से जो है हमारा सच्चा दोस्त भी उसी प्रकार से हमारे जो है देखभाल करता है और हमें जो है बुरे मार्गों से हटाता है, अच्छे मार्गों पर लगाता है। जैसे माता माता के समान इस प्रकार से माना गया है। तो आगे देखते हैं। देखिए ये अथवा पहले वाला या ये, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये गद्यांश है देखो दोस्तों, और इस नीचे क्वेश्चन लिखे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है किसने लिखा है और क्या पाठ का नाम है। तो ममता पाठ से लिया गया है और जिसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो मंत्री है और उसकी पुत्री जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। उनके पास में वो सोना लेकर आते हैं रिश्वत के लिए, तो वो पुत्री अपने पिता को मना कर रही है। हे भगवान तब के लिए विपद, विपद माने मुसीबत के लिए
तो उसके पिताजी कहते हैं जो मैंने रिश्वत ली है या तो मैंने मुसीबत के वक्तों के लिए ली है। तो वो पुत्री जो है उसे कह रही है इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। परम पिता ईश्वर चाहते हैं कि कोई बुरा काम न किया जाए, तुम मुझे बुरा काम कर रहे हो। इतना साहस पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, कह रही है कि जब कोई वक्त आएगा देखा जाएगा क्या हमें कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा। हमारे लिए रिश्वत देना, रिश्वत लेना जो है बहुत बुरी बात है, इसलिए हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। वो पुत्री अपने पिता को समझा रही है। देखिए अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमात्मा की इच्छा विरुद्ध लगा। रिश्वत लेना ममता को जो है परमात्मा की इच्छा विरुद्ध लगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो तो गद्यांश में आया है, ये पद्यांश में आया है। देखिए उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित खावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन पद हसत सिरात। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिन सो हितु जदुतात। तो ये जो है सूरदास के पदों में से लिया गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ जो है सूरदास के पदों में से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो है श्री कृष्ण जी जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तब उन्हें जो है गोकुल ग्वालों वालों की याद आ रही है। तब आओ माता यशोदा की याद है, नंद बाबा की याद आ रही है। तब वो कह रहे हैं उद्धव से उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाथ। हे उद्धव जी मैं किसी प्रकार से ब्रज की भूमि को बिसार नहीं पा रहा, भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाए। वृंदावन में गोकुल में वहां पे वन और उपवन जो छोटे बगीचे थे बड़े बगीचे थे उनकी जो गाढ़ी छांव थी, कुंजों की गाढ़ी छांव थी, उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल में जो है माता यशोदा को देख करके और नंद बाबा को देख करके बहुत मुझे सुख लगता था, सुख पाता था। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है और दूसरे भी अलंकार है। मेन इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। देखिए पहले अथवा आ गया, पहले सूरदास जी वाला था, अब यह है तुलसीदास वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है। रानी में जानी अजानी महा पबी पाहुन हूँ ते कठोर हियो है। राजहू काज अकाज न जानियो कहियो, तिनको कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किमी के वनवास दियो। देखो दोस्तों ये जो है तुलसीदास द्वारा रचित है और इसका जो है वन पथ पर उससे लिया गया है। वन पथ पर नामक जो है टाइटल जो इसका वो है और उससे लिया गया है। तो इसमें जो है जब जो है वन को जा रहे हैं तब का ये वर्णन है। और उस गांव में रहने वाली जो है जंगलों में रहने वाली जो है औरतें आपस में बातें कर रही हैं तब का है। और देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश जो है किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और वन पथ पर से नामक शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो है रानी में जानी कि मैं हे सखी मैं जानती हूँ रानी जो है वो महाअज्ञानी है। पवी पाहुन ते कठोर यो, उसका जो हृदय है वह पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजू काज अकाज न जानियो कहियो, जो राजकाज के बात को अच्छी प्रकार से नहीं जानती है और तभी तो उसने उसने जो है इनको क्या किया, कान कान वाले वनवास दे दिया है। और ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है। अयोध्यावासी इनके बिछड़ करके किस प्रकार के जियोगे। तो ऐसे सखियों द्वारा वार्तालाप चल रही है। तो ये हम इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां क्या वार्तालाप कर रही है? तो प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां जो है रानी की मूर्खता के बारे में बातें कर रही है कि रानी कितनी मूर्ख थी। उसके पास जो है क्या जरा सा भी ज्ञान नहीं था कि ऐसे जो है सुंदर बालक हैं इनको वनवास नहीं जाना चाहिए था। क्या उसका मन जो है पत्थर से भी अधिक कठोर है। तो इस प्रकार से बातें कर रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मरणम मंगलम यत्र विदुश्च विभूषणम कौपेनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मिलते। देखो यो लिखा हुआ है जो है संस्कृत जो है हमारे संस्कृत खंड है उससे लिया गया है और इसका संदर्भ सहित अनुवाद पहले करना है हमने।
तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो इसका जो हो जाएगा संदर्भ। फिर अनुवाद लिखे मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना भी शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है। विभूतिश्च भूषणम भूषणम, और जहां पर राग को भी आभूषण माना जाता है। कौपेन यत्र कोशयम, जहां पर कौपेन मतलब लंगोटी भी जहां पर रेशम की होती है। सा काशी के अन्वित, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा उसके मापी नहीं जा सकती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जहां पर मरना भी शुभ होता है, और जहां पर राख भी जो है आभूषण के समान मानी जाती है, और जहां पर लंगोटी भी जो रेशम की होती है, वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। देखिए अब ये अथवा, हतो प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद उत्सिष्टम कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अब इसमें जो दे रखा है वो उसका दे रखा है वीर वीरण पूज्यते, ये लेसन का नाम है। और इसमें जो है जो पौरुष है वह सिकंदर से कह रहा है, बता रहा अपने भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हाथों व प्राप्त स्वर्ग, अगर मरते हैं युद्ध में लड़ते हुए मर जाते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जित्वा व भोक्ष्य से महिम, अगर युद्ध में लड़ते हुए लड़ाई जीत जाते हैं तो इस पृथ्वी के स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को भोगेंगे। तस्मादुतिष्ठते कुंते युद्धाय कृत निश्चय, हे कुंती पुत्र इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार से हम जो संदर्भ लिखेंगे और इसका अर्थ अनुवाद लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर देखिए जो है संदर्भ वही है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और क्या माने और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, अस्ति माने है। इत एव संस्कृत वागमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसूत है, इसीलिए संस्कृत के वागम्य, संस्कृत की विद्यता का और संस्कृतता का जो प्रकाश यहाँ से चारों ओर फैला। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदा में अनुवाद है फारसी भाषा में अकरोत, जिससे कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत का केंद्र स्थल है, इसीलिए संस्कृत का वागम्य और संस्कृति का यहाँ से चारों ओर प्रकाश फैला। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ करके भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। देखिए अथवा पहले वाला यही है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एषाम यथा समय नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहसम गृहीतम भवति, एतस्यां गतिशीलता रहस्य मानव जीवनस्य सात्मूल्येषु निहितं तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। देखिए पहले तो ये कौन से पाठ से लिया गया, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया। वो बस इनमें लेसन का नाम चेंज करना केवल। देखिए अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी जो संस्कृति है हमेशा गतिशील है, रुकती नहीं है। मानव जीवनम संस्कृतम एषाम यथा समय समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति, मानव जीवन के संस्कार के लिए यह समय समय पर नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवा शक्ति च प्राप्त होती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अतः दुराग्रह नस्ति, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहसम गृहीत भवति, कि यह ठीक है कि जो कल्याणकारी है वह हमारी संस्कृति हमेशा प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करती है, ग्रहण करती है। एतस्याम गतिशीलता रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम तद, इसीलिए इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में छिपा हुआ है। तद तथा
यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, इसीलिए सत्य की प्रतिष्ठा, सभी सर्वभूतेषु समभाव, सभी प्राणियों में समानता की भावना, विचारों से उदार्यम, विचारों में उदारता, और आचरण में दृढ़ता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो जो भी आपने खंड काव्य पढ़ रखा है, आपके क्षेत्र में जो भी खंड काव्य लगा है, उनमें से जो है एक प्रश्न का उत्तर देना है। दो प्रश्न दिए हुए हैं अथवा दिया हुआ है, उसमें से एक का उत्तर देना है। देखिए जैसे मुक्ति खंड है, ये मुक्ति दूत है, खंड काव्य के प्रमुख पात्र नायक महात्मा गांधी जी का चरित्र कीजिए। अगर आपके यहाँ जो भी लगा हुआ है उसमें देख लेंगे आप। या मुक्ति दूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। फिर ख पे चलते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य आधार के आधार पर नायक का, देखो नायक भी उसे कहते हैं, प्रमुख पात्र भी वही होता है, तो यह प्रधान पात्र भी होता है। जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषता बताइए। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। फिर गया चलते अग्र पूजा खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र श्री कृष्ण का चित्रण कीजिए। अथवा ये 3 नंबर में आता है। देखिए अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। फिर चलते हैं मेवाड़ मुकुट गए खंड काव्य के आधार पर किसी एक पात्र का चित्रण कीजिए। जो भी आप मुख्य पात्र समझते हैं उसका चित्रण कर देंगे। अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र नायक सुभाष चंद्र बोस का चित्रण कीजिए। देखिए तो नाम दे दे या प्रमुख पात्र दे दे या नायक दे दे, वो एक ही समझना। अथवा जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। पूरी कथा संक्षेप में लिख देंगे। फिर देखिए च मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य की कथा वस्तु कथासार संक्षेप में लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक प्रमुख पात्र चंद्रशेखर आजाद का चित्रण कीजिए। फिर देखते हैं कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा कर्ण खंड काव्य के प्रधान पात्र नायक मुख्य पात्र कर्ण का चित्रण कीजिए। देखिए आगे देखते हैं जय कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर मुख्य पात्र प्रधान पात्र नायक भरत की चरित्र विशेषताएं बताइए। अथवा कर्मवीर भरत खंड काव्य का कथासार कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जय देखे तुमुल खंड काव्य का कथानक कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा तुमुल खंड काव्य के आधार पर मुख्य पात्र प्रधान पात्र नायक लक्ष्मण का चित्रण अपने शब्द में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। देखिए रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप इनमें से दो भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो है एक जीवन चरित्र में जो है क्या लिखते हैं, पहले तो कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, कहाँ शिक्षा प्राप्त करी और कब मृत्यु हो। एक उनकी कोई एक रचना याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। देखिए ख नीचे दिए गए कवियों में, पहले लेखकों में से अब कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आ जाएगा। ये देखिए 5 अंक का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको 2 श्लोक याद करने हैं, ताकि जो इसमें आ जाए उससे दूसरे वाला लिखेंगे। जो प्रश्न पत्र में आएगा वो नहीं लिखना है, वो कॉपी मानी जाती है, उस पर कोई नंबर नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दो श्लोक याद करेंगे, उनमें से एक जो इसमें नया हो वो लिख देंगे। तो आगे दे चलते हैं। अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि के समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखे। ये पत्र आप लिखते ही हैं, उसमें स्वास्थ्य अधिकारी को लिख देंगे। और नीचे जो भी आपके मोहल्ले की सड़कें क्या है, गंदगी हो रही है, टूट रही है, वो सारा उसमें विवरण लिख देंगे, आपको इसमें नंबर मिल जाए। अथवा अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखना है, जो भी आपकी विशेष रुचि है, खेलने में, दौड़ने में, खाने पीने, वो नीचे डिटेल में लिख देगी। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए जैसे ये क्या है, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित। तो कस्या की जगह गंगा कर देंगे बस, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। चंद्रशेखर क्या असित, तो देशभक्त कर देंगे, क्या की जगह तुम्हारा आंसर पूरा हो जाएगा। चंद्रशेखर लिखे, देशभक्त लिखे, असित लिखे, तो पूरा हो जाएगा। विश्व श्रेष्ठा क्या, ईश्वर एक है, यहाँ लिख देंगे। वीर वीरण पूजिते, इसका केन की जगह उत्तर लिख देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। देश प्रेम,
है बेरोजगारी की समस्या। फिर एक ग है जो मेरा प्रिय कवि। फिर ग है प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये देखिए इन्हीं में से जो है आपको एक जो है निबंध बिल्कुल आराम से फंस जाएगा और उसको आप जो है अच्छी प्रकार से लिखे। तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, सॉल्व भी कर दिया है। और आप इस तरीके से अगर अपना पेपर सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान रहे कि पूरा पेपर सोल्व करना है और साफ राइटिंग का ध्यान रखना है। जितनी साफ राइटिंग होगी पूरा पेपर जो है सोल्व करोगे आपके अच्छे से भी अच्छे अंक आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।